वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का विज्ञान का मॉडल पेपर 8 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों पहला सवाल है जिसके अंदर टोटल हमारे 18 अभ्यास पूछे जाने वाले हैं। पहला सवाल है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों वो सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr का प्रयोग किया जाता है। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो बच्चों उसके अंदर में क्या मिलाते हैं बच्चों? तांबा मिलाया जाता है यानी कॉपर मिलाया जाता है। किस उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो बच्चों यहाँ पर निकल और पैलेडियम। इसका प्रयोग होगा बच्चों निकल और पैलेडियम का। जल का विद्युत अपघटन करने का कौन सी गैस प्राप्त होती है? यानी जब इसका विघटन करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस क्या होती है? मुक्त होती है। सार्वत्रिक सूचकांक के पीएच चार्ट के अंतिम सिरों पर दिखने वाले दो रंग कौन से होंगे बच्चों? या तो लाल होगा या नीला होगा। ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है, इसका प्रक्रियात्मक समूह किस प्रकार है? यानी बच्चों पीछे क्या आ रहा है? ओन आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? पीछे ओन आ रहा है। तो इसके अंदर हमारा समूह कौन सा होगा बच्चों? CO यानी कीटोन समूह पाया जाता है। अगला है बच्चों, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है। यानी कौन है जो ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है? तो बच्चों उसको हम ATP यानी जो ऊर्जा किसके रूप में संचित होती है? ATP के रूप में संचित होती है। किस हार्मोन के निर्धारण हेतु आयोडीन आवश्यक है? यानी इसके लिए हमें आयोडीन की जो नियमित मात्रा है उसका उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो गलगंड और बच्चों गला सूज जाता है जिसको हम गलगंड के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है तो बच्चों सोचने के लिए, हृदय के स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो बच्चों यहाँ उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। कायिक प्रवर्धन सत्य है यानी हमें बताना है कि जो कायिक प्रवर्धन है वो सत्य है। इससे उगाए पौधों में पुष्प तथा फल कम समय में लगने लगते हैं, बिल्कुल सही है। बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके पौधों में इसे उगाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। इससे उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होते हैं। तो इसका मतलब बच्चों चारों ही ऑप्शन क्या है? सही है, यानी ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना, यानी मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना था? तो बच्चों उद्यान मटर को चुना था। किसकी वजह से? इसमें 7 विक्रियाशील लक्षण पाए जाते हैं। यानी विक्रियाशील लक्षण कितने होते हैं? 7 होते हैं। निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी हमें बताना है कि इसमें कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो फुलवारी, पार्क, जल शिवशाला। तो बच्चों यहाँ पर सभी क्या होंगे? राइट आंसर। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बढ़िया प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से किसका प्रयोग करते हैं? तो बच्चों वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न करने का कारण है, क्या है? निकट दृष्टि का मतलब जिसको पास की तो सही दिखाई देती है लेकिन जो दूर की वस्तु होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो बच्चों ये होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसका जो आंसर होगा उसको हम विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े के 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इस टुकड़े को फिर पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान कितना होगा। तो चलो बच्चों इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बोला गया कि एक प्रतिरोध अपने पास, बच्चों इसको ऊपर ऊपर कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें यह बोला गया था कि आपके पास एक प्रतिरोध है, उसके कितने टुकड़े करने हैं? 5। यानी मैंने इसको R1, R2, R3, R4 और R5 में तोड़ दिया। तो बच्चों देखो ये सारे बराबर है यानी इसके 5 टुकड़े किए हैं तो R1 क्या हो जाएगा? अगर R1 की बात करें तो R का 5वां भाग हो जाएगा, R2 भी R का 5वां भाग। तो बच्चों अब हमें कौन से क्रम में जोड़ना है? पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम। तो बच्चों तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4 और 1/ क्या होगा? R5। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है R1 क्या होगा? R/5 होगा। तो बच्चों सारे क्या होंगे? R/5। R2 भी क्या होगा? R/5। R3 भी क्या होगा बच्चों? R/5। R4 भी होगा R/5 और अंतिम भी क्या होगा बच्चों? R/5 होगा। तो बच्चों देखो नीचे वाली भिन्न ऊपर चली जाएगी यानी 5 ऊपर चला जाएगा, R कहाँ जाएगा? नीचे। 5 ऊपर चला गया, R कहाँ जाएगा बच्चों? नीचे आ जाएगा।
सभी के अंदर 5 ऊपर चला जाएगा, आर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बच्चों अगर हम बात करें 1/r डैश, तो अगर हम लघुत्तम लेंगे कितना मिलेगा, हमें r मिलेगा। तो ऊपर की बच्चों संख्या सेम रहेगी, क्योंकि अगर इसका हर समान है तो अंश भी क्या रहेगा, एक समान। तो चलो सभी को जोड़ लेते हैं। तो 1/r डैश बराबर क्या हो जाएगा, 25/r हो जाएगा। वज्र गुणा कर लो, r को 1 की जगह ले जाओ, तो r डैश कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों, 25/1 होगा। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा था, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर द, यानी कितना होगा, 25 होगा। प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है। यानी अगर हमें दिशा बतानी है तो बच्चों हम फ्लेमिंग का जो दक्ष हस्त नियम है उसके द्वारा इसकी दिशा पता कर सकते हैं। विद्युत उपकरणों में बूस्ट संपर्कित किया जाता है ताकि क्या हो बच्चों, तीव्र विद्युत आघात ना लगे। तो बच्चों इसके हमारे पास 3 तरीके थे, यानी जब परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, जिसको हम अतिभारण के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास भूसंपर्कित तार लगाया जाता है, जिसकी सहायता से हम जो भी इससे होने वाली हानि है अतिभारण से उसको रोक सकते हैं। अगला सवाल है, लेड नाइट्रेट के चूर्ण को क्वथन नली में लेकर गर्म करने पर इसका रंग किस प्रकार का हो जाता है। तो बच्चों इसका जो रंग होगा वो कैसा हो जाएगा, भूरा रंग हो जाएगा, यानी भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। उत्कृष्ट गैस यानी बच्चों आर्गन हो गई। एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कितना होता है, टोटल इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पहले कक्ष में 2, दूसरे में भी 8 और तीसरे में भी क्या होंगे बच्चों, 8 होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। मादा हार्मोन कौन सा है, तो बच्चों वो होता है एस्ट्रोजन। साथ ही बच्चों अगर यहाँ पर हमें नर का पूछता तो 2 तरह के होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, क्या होगा बच्चों, एक तो प्रोजेस्टेरोन और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा एस्ट्रोजन। तो हो गया। दूसरा बच्चों एक और होता है इसके अंदर, टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं उसको। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, टेस्टोस्टेरोन। 3 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। अगला है पारितंत्र के घटक होते हैं, तो क्या होते हैं बच्चों, यो अन्योन्याश्रित होते हैं। क्या हो जाएंगे, अन्योन्याश्रित। अगला है विद्युत परिपथ में एमीटर। एमीटर हमेशा बच्चों श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगर यहाँ पे हमें पूछा होता कि वोल्ट मीटर, तो वो बच्चों हम पासारो क्रम यानी समांतर क्रम में लगाते हैं। धारावाही वृत्ताकार चालक के आस पास उत्पन्न होता है, तो बच्चों वहां पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चलो बच्चों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। इसके अंदर बोला गया है फुलरिन क्या है। तो बच्चों फुलरिन कार्बन का क्या है, अपरूप है। 3 होते हैं, हीरा, एक होता है बच्चों ग्रेफाइट और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा फुलरिन। किसके नाम पर है, बकमिंस्टर फुलरिन के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था बच्चों, फुलरिन रखा गया था, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अगला है किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पर किया जाता है। तो बच्चों किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो द्रव्यमान का उत्पन्न किया जा सकता, ना ही उसका विनाश किया जाता है। यानी अभिकारक में जो भी परमाणु की संख्या होगी उत्पादन में भी उतनी ही होगी। बेकिंग सोडे के निर्माण में प्रयुक्त समीकरण लिखिए। तो बच्चों सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों NH3, इनको मिलाने पर NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। उन धातुओं के नाम बताइए जो न तो शीतल जल के साथ क्रिया करती है, न ही गर्म जल के साथ, परंतु भाप के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड यानी ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। तो बच्चों एक तो हो जाएगा एल्यूमिनियम, एक आयरन और एक क्या हो जाएगा बच्चों जिंक हो जाएगा। एंजाइम क्या होते हैं, वे जो क्या करते हैं बच्चों अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। ऐसे कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को क्या बढ़ाते थे बच्चों, बढ़ा देते हैं। पश्च मस्तिष्क के उस भाग का नाम लिखिए जो श्वसन को नियंत्रित करता है। तो बच्चों वो हो जाएगा मेडुला ओब्लांगेटा। स्पाइरोगायरा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। तो बच्चों उसमें खंडन वाला जनन पाया जाता है, खंडन विधि द्वारा। जीन कहाँ होते हैं, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। विवर्तन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की किस प्रकृति के आधार पर की गई है। तो बच्चों तरंग प्रकृति के आधार पर। सबसे पहले प्रकाश को क्या माना था, एक सरल रेखा में गमन करता है, उसके बाद इसको क्या माना गया था, तरंग, और उसके बाद उसको कण भी माना गया था।
कॉर्निया या स्वच्छ मंडल किसे कहते हैं? तो मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल का नाम दिया गया है। यानी जहां से प्रकाश अपनी आंखों में प्रवेश करता है उसका जो बाहरी भाग होता है उसको हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं। इसके अंदर परितारिका और पुतली होती है। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन के किस गलनांक का उपयोग किया जाता है? यानी वह ताप जिस पर ठोस किस में बदल जाता है? द्रव में। तो बच्चों वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पे ये क्या होगा बच्चों? इसका गलनांक होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संचुचन किया जा सकता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी चुंबक जहां तक किसी चीज को अपनी ओर लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करती है वो क्या कहलाता है बच्चों? उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगला है 4, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो बच्चों ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की क्या हो? कमी हो, ऑक्सीकरण कहलाती है। इसको बच्चों हम उपचयन के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे अगर मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। हाइड्रोजन सल्फेट की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड और साथ में क्या बनता है बच्चों? यहाँ पर हमारे पास सल्फर गैस बनती है। उदाहरण में Mg में O2 की वृद्धि हुई है, यानी पहले Mg के साथ O नहीं था, O जुड़ गया। यहाँ पे बच्चों S के साथ क्या था? हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन हट गया इस अभिक्रिया में, यानी पहले वाले में तो ऑक्सीजन जुड़ा है, दूसरे में हाइड्रोजन की क्या हो गई? कमी हो गई। तो क्या कहलाएगा बच्चों? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला सवाल है हाइड्रोजन क्लोराइड परिवार व नाइट्रेट परिवार के 4 लवण लिखिए। तो बच्चों क्लोराइड परिवार के लवण सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl, अमोनियम क्लोराइड यानी MgCl2, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड और ये क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रेट की बात करें यानी लास्ट में NO3 आना चाहिए, तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO32, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और उपधातु में हमें अंतर बताना है। तो रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु तथा अधातु में कौन कौन से अंतर होते हैं? तो बच्चों धातुएं विद्युत धनी है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाती है, जबकि अधातुएं विद्युत क्या क्या होता है? ऋण आवेश। यानी जितनी भी धातु उस पर प्लस का आवेश होगा और जो भी अधातु उस पर माइनस का आवेश यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। धातुएं वायु में दहन से क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, यानी जो धातु होती है उसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय, जबकि अधातु की प्रकृति क्या होती है बच्चों? अम्लीय या उदासीन होती है। धातु के ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं, अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं तथा क्षार से क्रिया करके लवण बनाते हैं। धातु जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जबकि अधातु में ऐसा नहीं होता है। एकल परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? समझाइए। तो बच्चों शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर का हृदय में आना एकल परिसंचरण कहलाता है। यानी एक बार में एक बार ही क्या होगा? जो रुधिर होगा वो हृदय के द्वारा परिसंचरण होगा, तो बच्चों उसको हम परिसंचरण कहते हैं। इस प्रकार का परिसंचरण मछलियों में पाया जाता है। मछलियों के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं जिन्हें हम आलिंद और नीले कहते हैं, अर्थात एक आलिंद व एक नीले होता है। यहाँ से रुधिर क्लोमों में भेजा जाता है जहां ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजनित होता है तथा सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार में रुधिर हृदय में जाता है। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? तो बच्चों हार्मोन सीधा रुधिर में स्रावित होता है एवं शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। एड्रेनलिन हृदय सहित लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों का कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है तथा पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति की कमी हो जाती है क्योंकि अंगों की छोटी धमनियों में आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती है। ये रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर शरीर में संकट से निपटने के लिए तैयार करती है। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? तो डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिकृति बनना प्रजनन की मूल घटना है। डीएनए की प्रतिकृति बनने के लिए कोशिकाएं रासायनिक अभिक्रिया करती है। इसे जनन कोशिका में डीएनए और साथ ही
साथ ही ये दो प्रतिक्रिया बनाती है। डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां अलग होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रकार प्रजनन में दो कोशिकाओं को बनाने के लिए डीएनए की प्रतिकृति आवश्यक है, यानी एक तो नर और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, मादा। डीएनए की प्रतिकृति द्वारा आनुवंशिक गुण जनक के संतति में जाते हैं। आनुवंशिक लक्षण यानी ऐसे लक्षण जो अपने माता पिता से संतति पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। कभी कभी डीएनए प्रतिकृति बनते समय इसमें कुछ विभिन्नताएं भी पाई जाती है, यानी बच्चों अगर विभिन्नता नहीं पाई जाएगी तो जैसा जनक पीढ़ी होगी वैसा ही क्या होगा, उसका बच्चा होगा। इसलिए विभिन्नताओं का होना बहुत ही आवश्यक है। संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न होती है। यह विभिन्नता जैव विकास का आधार है तथा स्पीसीज की यानी जाति की उत्तरजीविका बनाए रखने में उपयोगी है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध लंबे तथा अशुद्ध लंबे पौधों से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा है अगर एक प्रभावी लक्षण है टी तो ये क्या करेगा, पौधे को लंबा करने के लिए एक ही प्रभावी लक्षण काफी है, जबकि बोने के लिए दोनों ही क्या होने चाहिए बच्चों, अप्रभावी लक्षण होने चाहिए। दूसरा है प्रभावी लक्षणों तथा अप्रभावी लक्षणों में अंतर लिखिए। शुद्ध लंबे पौधे ऐसे पौधे जिनमें तने की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले दोनों कारक लंबेपन के हो शुद्ध लंबे पौधे कहलाते हैं, यानी दोनों में क्या होना चाहिए बच्चों, कैपिटल टी होना चाहिए। अशुद्ध लंबे पौधे ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई नियंत्रित करने के लिए दोनों कारकों में से एक का लंबा या लंबेपन का होना ही आवश्यक है। लंबेपन के लक्षण का प्रभावी होने के कारण ऐसे पौधे भी शुद्ध लंबे पौधे के समान ही लंबे होते हैं। तो बच्चों शुद्ध लंबे की बात करें तो दोनों ही क्या होने चाहिए, कैपिटल टी होने चाहिए। लेकिन अगर हम अशुद्ध या अशुद्ध की बात करें तो एक कैपिटल टी यानी एक प्रभावी लक्षण ही उसको लंबा करने के लिए काफी है, जबकि बोने के लिए दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, स्मॉल टी यानी दोनों अप्रभावी लक्षण का होना आवश्यक है। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों के वंशानुगत होने का केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों लक्षणों के वंशानुगत होने पर अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। प्रभावी लक्षण समयुग्मजी टी टी एवं विषयुग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी दशाओं में समान लक्षण प्रकट करते हैं। अप्रभावी लक्षण केवल समयुग्मजी अवस्था में दोनों ही स्मॉल टी होने पे क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति अपेक्षित साइज लिखिए, जबकि बिंब की स्थिति अनंत पर हो और किरण रेखा चित्र भी इसका हमें बनाना है। तो चलो बच्चों बना लेते हैं। जब प्रतिबिंब फोकस F1 पर बनेगा, प्रतिबिंब का अपेक्षित साइज अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का होगा और इसकी प्रकृति क्या होगी बच्चों, आभासी और सीधी होगी। यानी वस्तु क्या है बच्चों, हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है एक तो क्या है, वस्तु से छोटा है, माना कि वस्तु इतनी बड़ी है, छोटा है, और दूसरी चीज क्या बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगला है मोतियाबिंद से आप क्या समझते हैं, इसका उपचार संभव है क्या। तो बच्चों इसका उपचार संभव है शल्य चिकित्सा के द्वारा। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। यानी जो आंख के अंदर हमारा उत्तल लेंस होता है उसका लेंस क्या हो जाता है, दूधिया हो या धुंधला हो जाता है, जिसकी वजह से दिखना कम हो जाता है। इसको हम मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि से हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के द्वारा इसका इलाज क्या है बच्चों, संभव है। अगला है 2 किलोवाट शक्ति अनुमान तक एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू परिपथ में 220 वोल्ट में प्रचलित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमानतः 5 एम्पियर है। तो हमें बताना है कि अपेक्षा करते हैं, किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, तो हमें आई का मान बताना है। तो P बराबर क्या होता है बच्चों, V/I। तो V हमें I का मान पता करना है, तो P/ क्या हो जाएगा, V। तो बच्चों यहाँ P का मान कितना दे रखा, शक्ति हमें 2 k वोट दे रखी है। तो बच्चों K का मतलब क्या होता है, 1000, यानी 2000 वोट हो जाएगा। तो ऊपर तो कितना जाएगा बच्चों, 2000, और साथ ही हमें वोल्टेज कितने दे रखे, 220। तो 0 से 0 कट गया, तो बच्चों हमारे पास जो I का मान आएगा 9.09 एम्पियर आएगा। यानी विद्युत धारा कितनी हो जाएगी बच्चों, 0.09। शक्ति तो हमें दे रखी 2000 वोल्ट, और साथ ही में वोल्ट कितने दे रखे थे बच्चों, विभवांतर 220 वोल्ट। स्पष्ट है कि विद्युत तंदूर से होकर प्रवाहित धारा का अनुमतांक 5 एम्पियर, परंतु विद्युत तंदूर इससे अधिक धारा ले रहा है, इसे अतिबारण हो जाएगा, यानी शॉर्ट सर्किट की संभावना बन जाती है तथा फ्यूज जल जाएगा और विद्युत परिपथ
अवरोधित हो जाएगा, यानी कुछ हानि हो सकती है। अगला है लिटमस प्राकृतिक सूचक या कृत्रिम। श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर साबुन लगाने पर वह लाल भूरा हो जाता है, क्यों? अम्लों में अम्लीय गुणधर्म का, क्षारकों में क्षारीय गुणधर्म किसके कारण होता है? तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर साबुन लगाने पर वह लाल भूरा हो जाता है, क्योंकि सब्जी में स्थित हल्दी क्षारीय साबुन से क्रिया करके लाल भूरा रंग देती है। हल्दी भी लिटमस के समान एक प्राकृतिक सूचक है, यानी जो पेड़ पौधों से मिलता है वो प्राकृतिक सूचक कहलाता है। अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है, जबकि क्षारक विलयन में हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण उसका गुणधर्म क्या होता है बच्चों? क्षारीय होता है। अगला सवाल है अथवा का क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? समीकरण सही समझाइए तथा इसे बने उत्पादों का उपयोग भी लिखिए। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड की अगर जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विभिन्न उपयोग है। हाइड्रोजन गैस ईंधन यानी जलाने के रूप में, मार्गरीन खाद के लिए तथा NH3 बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, जबकि क्लोरीन गैस जल की स्वच्छता में तथा PVC यानी पोलोवाइनिल क्लोराइड रोगाणुनाशक, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा कीटाणुनाशक बनाने में प्रयुक्त होती है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, कृत्रिम फाइबर, साबुन, अपमार्जक बनाने में प्रयुक्त होता है। हाइड्रोजन क्लोरीन की क्रिया से बना HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस्पात की सफाई में, अमोनियम क्लोराइड औषधियों तथा सौंदर्य प्रसाधन बनाने में प्रयुक्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है, जिसे वस्त्र आदि से विरंजक में प्रयुक्त किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, गर्भ निरोधक किसे कहते हैं? महिलाओं द्वारा उपयोग लिए जाने वाली गोली का वर्णन कीजिए। शुक्र जनन तथा अंड जनन में दो अंतर लिखिए। तो गर्भ निरोधक प्राकृतिक तथा यांत्रिक विधियों द्वारा निषेचन को रोकना, गर्भ निरोधक विधियों द्वारा अंडी तथा शुक्राणुओं के संलयन को रोका जाता है। गर्भ निरोधक गोलियों को रोज खाना पड़ता है, जिनसे महिला के अंडोत्सर्ग नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप निषेचन न होने के कारण संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। शुक्र जनन और अंड जनन, यह क्रिया वृषणों से उत्पन्न होती है, यह अंडाशय में संपन्न होती है। शुक्र जनन की क्रिया प्राणी में जीवन पर्यंत रहती है, यह क्रिया एक निश्चित आयु के बाद बंद हो जाती है। DNA की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन क्यों आवश्यक है? निम्नलिखित प्रकार के जनन का एक एक उदाहरण दीजिए। द्विविखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और पुनर्जनन। जनन की मूल घटना DNA की प्रतिकृति बनाना है। जनन कोशिका में इस प्रकार DNA की दो प्रतिक्रियाएं बनती है तथा एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है, परंतु DNA की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी। इसलिए DNA की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकाओं संरचनाओं का सर्जन भी होता रहता है। इसके बाद भी DNA की प्रतिकृतियां विलग हो जाती है, परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं में टूट जाती है। तो बच्चों द्विविखंडन की बात करें तो ये अमीबा में पाया जाता है, मुकुल हाइड्रा में पाया जाता है, बीजाणु निर्माण राइजोपस में पाया जाता है और पुनर्जनन प्लेनेरिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है उत्पादक एवं उपमार्जक में दो अंतर लिखिए। मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु तथा दूसरे मृत जीवियों के द्वारा क्यों नहीं हो सकता? तो उत्पादक और अपमार्जक ये हरे पादप होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। उत्पादों की प्रकृति स्वपोषी प्रकार की होती है, इनकी प्रकृति विषमपोषी प्रकार की होती है। जीवों द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक खाद्य वस्तुओं के पाचन अपघटन के लिए जीवों में एंजाइम पाए जाते हैं, परंतु मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक के अपघटन हेतु कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु तथा दूसरे मृत जीवों के द्वारा नहीं हो सकता। अथवा का सवाल है पोषी स्तर से आप क्या समझते हैं? पारितंत्र में पोषी स्तर को एक अनुपात चित्र
एक अनुपात चित्र द्वारा दर्शाइए, पारितंत्र की परिभाषित कीजिए। तो पारितंत्र में विभिन्न जैविक स्तरों का भाग लेने वाले जीव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाती है। स्वपोषी तथा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है, जबकि सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों द्वारा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी एवं प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, छोटे मांसाहारी तथा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर तथा बड़े मांसाहारी तथा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हरे पौधे आएंगे। हरे पौधे को प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता का द्वितीय उपभोक्ता करता है उपभोग और उसका तृतीय उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार पोषी स्तर का निर्माण होता है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही क्या हो सकता है, स्थानांतरण हो पाता है। पारितंत्र वातावरण के सभी जीवित और निर्जीव घटकों के संपूर्ण संतुलन के फलस्वरूप बनी इकाई पारितंत्र कहलाती है, अर्थात जीवधारी तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों को पारितंत्र कहा जाता है। अगला सवाल है बच्चों जिसके अंदर हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथमेटिक्स के, वो हमें हल करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक चित्र दे रखा है हमारे पास, देखो यहाँ पर ये तो श्रेणी क्रम है, ये दोनों समांतर क्रम में है, ये दोनों समांतर में है। साथ ही वोल्टेज कितने दे रखे हैं, विभवांतर 6 वोल्ट। तो पहला हमें बताना है कि हमें इसका कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, समांतर क्रम देखते हैं। तो ये समांतर क्रम है, इसमें क्या है, श्रेणी क्रम है। नहीं बच्चों, समांतर क्रम को हम श्रेणी क्रम में बदलते हैं। तो 1/6 और 1/6 कितना हो जाएगा, 2/6। तो कितना आएगा, 1/3 यानी 1/r' बराबर क्या हो गया, 1/3 हो जाएगा। तो बच्चों इसको क्या कर दो उल्टा, तो r' का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 3 ओम, यानी इस पूरे का मान कितना हो गया 3 ओम। इसी प्रकार ये भी समांतर क्रम है, तो 1/3 और 1/2 एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 + 3। तो बच्चों हमारे पास 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो सॉरी यहाँ पर 1/3 और 1 कितना है बच्चों 6 है। चलो इसको वापस हल कर लेते हैं। हमारे पास जो प्रतिरोध दे रखे हैं, एक तो 1/3 है और एक क्या है बच्चों 1/6 है। तो देखो 1/6 और 1/3 एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो 1 + 2 यानी कितना हो गया 3/6। तो आंसर कितना आएगा 1/2। तो यहाँ पे भी r' ले लें, 1/2 है, तो इसको क्या करो बच्चों उल्टा कर दो, तो कितना आ जाएगा इसका मान 2 ओम, यानी इस पूरे का मान कितना हो गया 2 ओम। अब 1 ओम, 3 ओम और 2 ओम सारे किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, यानी 1 + 3 + 2 ये क्या हो जाएगा बच्चों r', यानी कितना ओम हो गया हमारे पास 6 ओम हो गया। यानी टोटल प्रतिरोध का मान कितना हो गया 6 ओम, यानी पहले का आंसर कितना होगा बच्चों 6 ओम। 1 ओम प्रतिरोध में धारा का मान बताना है, यानी जो 1 ओम प्रतिरोध है उसमें धारा का मान कितना होगा। तो बच्चों ओम के नियम ने V क्या होता है, V = IR। तो I का मान क्या हो जाएगा V/R। तो V कितना है 6 है, R कितना है 1 है। तो कितनी एम्पियर विद्युत धारा होगी बच्चों 6 एम्पियर की विद्युत धारा होगी। फिर बोला है B और C के मध्य विभवांतर का मापन कीजिए, यानी ये जो B और C है इसके बीच में हमें बताना है कि इसमें जो विभवांतर होगा उसका मान कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर कितना है 6 है, तो सबसे पहले हम क्या करें I का मान निकाल लें। तो I का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, चलो इसका आंसर भी हम यही हल कर लेते हैं। तो बच्चों देखो V का मान तो कितना है 6 दे रखा है, और साथ ही हमें I का मान निकालना है, और R का मान कितना है बच्चों 3 ओम है। तो I का मान कितना आ जाएगा 2 ओम, V का मान चाहिए तो ओम के नियम से V = IR। I का मान 2 हो गया और R का मान कितना है 6, तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 वोल्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कौन से कारक है जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए तथा इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। इसको बच्चों पढ़ लेते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो बच्चों हमने पढ़ा है क्या होता है R समानुपाती क्या होता है 1/A। तो बच्चों अगर इसको हटाओ तो न्यू 1/A। तो देखो सबसे पहले तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है L/1, तो लंबाई के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है, यानी लंबाई पे निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, प्रतिरोध के पदार्थ की प्रकृति और उसके तापमान पे भी निर्भर करता है। यानी 4 चीजों पे, एक तो हो जाएगा बच्चों पदार्थ की लंबाई यानी चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, एक ताप पर, और चालक की जो प्रकृति उस पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई के तो समानुपाती है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यू क्या है बच्चों, एक रो एक अनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसका बच्चों मात्रक क्या होता है ओम × मीटर होता है।
अगला है बच्चों इसके अंदर ही विशिष्ट प्रतिरोध। 1 मीटर लंबे तार और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को उसकी प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम इंटू मीटर, और प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति पर भी ही निर्भर करती है। अगला सवाल है प्रतिरोध में कुल धारा का मान भी बताना है और कुल प्रतिरोध। तो सबसे पहले समांतर में श्रेणी क्रम है, 2 और 2 कितना हो गया बच्चों 4 ओम, ये भी 2 और 2 कितना हो गया 4 ओम। अब कौन सा क्रम हो गया समांतर क्रम, तो 1/4 प्लस 1/4 यानी हमारे पास 1/r डेस कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम 4 आ गया, तो 1 + 1 यानी 2/4, तो आंसर कितना आएगा 1/2। तो आर डेस का मान कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2 ओम हो जाएगा। साथ ही बोला है कुल धारा का मान भी बताना है, तो बच्चों V का मान तो 6 हो गया और R का मान कितना हो गया हमारे पास 2 ओम हो गया, तो V = IR, ओम के नियम से I का मान हो जाएगा V/R। तो V तो 6 है, R कितना है 2 है, तो कितनी एम्पियर की विद्युत धारा होगी बच्चों यहाँ पर 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है बच्चों 18वां क्वेश्चन, ब्यूटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के सूत्र तथा प्रक्रियात्मक समूह बताइए। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें ब्यूटेन की, तो देखो ब्यूटेन क्या होता है बच्चों 4 कार्बन 1 2 3 4, एन लगा हुआ है यानी सिंगल बंद आएगा, तो बच्चों एक तो पहले ये 3 और जोड़ देंगे, 2 बंद पहले से ये 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 3, यानी ये ब्यूटेन की क्या हो जाएगी संरचना हो जाएगी। अगला है आइसोब्यूटेन, यानी हमने बच्चों CH3 को क्या लगा दिया यहाँ पे दूसरे नंबर पे लगा दिया, 2 मेथिल क्या हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन यानी कार्बन की संख्या कितनी होगी 3 होगी, और साथ ही यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया CH3, तो 3 बंद पहले से ही है, 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे 3, तो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की बात करें तो बच्चों CH3COOH होता है, क्या होगा बच्चों COOH। तो बच्चों यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन कितने हो गए 3 जुड़ गए, COOH समूह जुड़ जाएगा, कौन सा COOH यानी ओइक अम्ल। प्राकृतिक समूह कौन सा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसके पीछे क्या जुड़ता है बच्चों COO यानी ओइक अम्ल जुड़ता है। एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH, OH जुड़ गया तो कौन सा समूह हो गया बच्चों ओल समूह हो गया। और देखो यहाँ पर एथ है तो 2 कार्बन आ गए, साथ ही बच्चों एक जगह तो हमें क्या जोड़ना है OH जोड़ना है, और साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितने 3 जुड़ जाएंगे, तो C2H5 क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। प्रक्रियात्मक समूह कौन सा हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह पाया जाता है, जिसको हम एल्कोहल समूह के नाम से भी जानते हैं। विषम परमाणु किसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह कीटोन का अनुलग्न क्या होता है, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और उत्प्रेरक किसे कहते हैं। चलो चारों के आंसर देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन श्रृंखला में वह तत्व जो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करे उन्हें विषम परमाणु कहते हैं, जैसे हेलोजन समूह, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। कीटोन समूह यानी जिसके पीछे क्या हो बच्चों CO यानी अनुलग्न क्या जुड़ेगा ओन जुड़ेगा। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं अर्थात दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन स्वयं उसमें भाग नहीं लेते हैं, यानी वे पदार्थ जो अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं, जैसे निकल और पैलेडियम हो जाएगा। मनुष्य के आमाशय में श्लेष्मा की क्या भूमिका होती है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, रुधिर क्या है, इसका कौन सा घटक गैसीय परिवहन में सहायक है। तो बच्चों आमाशय में श्लेष्मा झिल्ली की क्या भूमिका है, तो आमाशय की जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित जठर रस में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम के साथ श्लेष्मा की उपस्थित होता है। सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल तथा पाचक एंजाइमों से रक्षा करती, इस कारण आहार नाल उत्कों का पाचन नहीं हो पाता है। चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ से अंत तक हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में होती है और ये क्लोरोप्लास्ट पत्तियों के पेलिसेड तथा स्पंजी पेरेन्काइमा से भरे रहते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, इसमें एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इससे रुधिर निलंबित होता है। रुधिर के द्वारा शरीर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों का परिवहन होता है। शरीर में श्वसन गैसें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाएं यानी RBC में मौजूद हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है, यानी RBC में क्या पाया जाता है बच्चों हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है? कार्य बताना है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री के रूप में सूर्य के प्रकाश यानी केवल 1% सूर्य का प्रकाश, जल जो पत्तियों से मिलता है यानी जड़ों के द्वारा मिलता है, मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं, पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीज, मैग्नीशियम आदि मिट्टी से लिए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में से ली जाती है। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण किया जाता है। ये अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। ये भोजन को सड़ने से बचाता है। ये अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक है। HCl कठोर ऊतकों को घोलने में सहायता करता है। ये भोजन को रोगाणु रहित करता है। ये लार में इमाइलेज की क्रिया को समाप्त कर देता है। Ca तथा लोहे के अवशोषण में सहायता करता है। एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। पाचक एंजाइमों का मुख्य कार्य भोजन का पाचन करना है, अर्थात जटिल तथा अघुलनशील भोजन को सरल एवं घुलनशील भोजन में बदलना है। लेंस की क्षमता क्या है? सूत्र बताइए। लेंस मात्रक बताना है। आवर्धन की परिभाषा दीजिए। वाहनों में पक्षदर्शी दर्पण के लिए प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी यहाँ पर जो R है उसका मान कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या होगी बच्चों? तो R बराबर क्या होता है? 2F यानी फोकस दूरी यानी जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो F बराबर क्या होगा? R/2 यानी 14 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों? 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/F। इसका मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। इसे लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और साथ ही बिंब की ऊंचाई के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, यानी m बराबर h'/h0। ये हो जाएगी बिंब की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। कौन सा लेंस होता है? उत्तल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये तो बच्चों हमने निकाल के देख लिया। अगला सवाल है, निम्न लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से 2f1 f1 की दूरी के मध्य स्थित किसी बिंदु पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण चित्र बनाइए तथा प्रतिबिंबों की प्रकृति लिखिए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। f1 दिए गए लेंस की फोकस दूरी है। सौर भट्टी के उपयोग में लिए जाने वाले दर्पण का नाम लिखिए तथा इसका किरण चित्र बनाइए। दर्पण का सूत्र लिखिए। ये उत्तल या अवतल दोनों दर्पणों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो बच्चों उत्तल दर्पण की बात करें, प्रकाशिक केंद्र 2f1 f1 की दूरी के मध्य स्थित किसी बिंब पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब। तो बच्चों ये प्रकाशिक केंद्र हो गया हमारा। तो यहाँ से जो बच्चों हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? A' पे बनेगा, यानी बड़ा बनता है उल्टा और क्या होता है बच्चों? वास्तविक होता है। अवतल लेंस, तो अगर सेम चीज हम किसके लिए करें बच्चों? अवतल लेंस के लिए। उत्तल लेंस का मतलब जो किनारों से तो पतला हो, बीच में से मोटा। अवतल यानी किनारों से मोटा और बीच में से क्या होगा? पतला। तो बच्चों इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगला सवाल है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों समानांतर किरणें हो गई जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। दर्पण का सूत्र क्या होगा? 1/f 1/u प्लस 1/v। अगर यहाँ पर लेंस की पूछता तो 1/v फिर माइनस का चिन्ह आके 1/ क्या हो जाता बच्चों? u हो जाता। तो बच्चों ये हमारा जो कक्षा 10 का विज्ञान का मॉडल पेपर 8 था उसको हमने बड़ी आसानी से ही हल किया। साथ ही इसका एक मॉडल पेपर और बचा हुआ है जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी